नमस्कार बच्चों। आज हम एनसीईआरटी की छठी कक्षा की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के अक्षरों का महत्व पाठ के पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। इसके जितने भी प्रश्न हैं वो शीर्षक के आधार पर दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो शीर्षक है वो है निबंध से शीर्षक के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों को आज हम करेंगे। तो प्रश्न 1 है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। उत्तर इसका क्या है? उत्तर यह है, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब आदमी अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा, जिससे वह सभ्य कहा जाने लगा। आदमी के लिखना आरंभ करने से ही इतिहास आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। अब इसमें आपको बताना क्या है कि पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। तो उसमें कारण ये है इसका कि पहले क्या था कि नए युग की शुरुआत इसलिए हुई कि अब मनुष्य जो है वो लिख करके अपने जो है हिसाब किताब आदि लिख करके रखने लगा। पहले क्या था, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले याद करना पड़ता था और भूल भी जाते थे लोग। लेकिन इससे क्या हुआ कि हमारे पास लिखित रूप में जब कोई चीज़ें होती हैं तो वो इंसान सभ्य कहा जाता है, एक रिकॉर्ड रहता है। और जब लिखना प्रारंभ किया तो नए युग का प्रारंभ होता है जब कोई व्यक्ति लिखना प्रारंभ करता है। देखो सोचो कि उस समय कुछ था ही नहीं, कि लोग लिखते भी नहीं थे, लोग जानते नहीं थे, तो लिखेंगे क्या। तो इसी तरह से क्या हुआ कि जब कोई लिखना प्रारंभ करता है और उससे नए युग की शुरुआत हुई। और अब तो खैर और ज़्यादा समय ऐसा आ गया कि अब तो और ज़्यादा हम विकसित होने लग गए हैं, तो लिखने की परंपरा अब तो और भी कई चीज़ों में आ गई है। तो कुल मिला के ये है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो विचार जब प्रारंभ होते हैं पहुंचाना, तो ये एक नई तेजी से विकास प्रारंभ हुआ है। युग की शुरुआत हुई है। ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ। पाठ पढ़कर उत्तर लिखो। अब पाठ को पढ़ना है हमें और अक्षरों की खोज का सिलसिला जो है वो कब प्रारंभ हुआ इसको बताना है। तो इसका उत्तर है, अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 वर्ष पहले शुरू हुआ। इससे पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, जैसे पशु पक्षियों आदमियों के चित्र। बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। इसके बाद अक्षरों की खोज हुई। पहले क्या था कि पहले जो है 6000 वर्ष पूर्व ऐसा नहीं था। व्यक्ति जो है चित्रों के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किया करते थे। फिर जैसे जैसे पशु पक्षियों आदमी के चित्र बनने लगे, बाद में जो है संकेत अस्तित्व में आए और इस संकेत के बाद जो है अक्षरों की पहचान हुई। तो हम ये कह सकते हैं कि अक्षरों की पहचान का जो तरीका था वो ये था कि हमें काफ़ी वक्त लगा। और इस वक्त में कितना लगा? आज से ठीक 6000 वर्ष पूर्व ऐसा प्रारंभ हुआ था। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन सहारा लेता था। इसका उत्तर होगा, मनुष्य अक्षरों की खोज करने से पूर्व अपने संदेशों को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का सहारा लेता था। वह पशु पक्षियों आदमियों तथा अन्य वस्तुओं के चित्र बनाकर अपनी बात दूर दूर तक के इलाकों में पहुंचाता था। बाद में इन चित्रों ने भाव संकेतों का रूप ले लिया और मनुष्य इनके माध्यम से अपनी बात पहुंचाने लगा। तो ये बच्चों इसके 3 क्वेश्चंस थे। जो क्वेश्चन नंबर निबंध से शीर्षक था, इसके 3 क्वेश्चंस थे, तो हम ये कर चुके हैं। अब हम आगे करते हैं निबंध से आगे शीर्षक के क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रश्न 1 है इसका, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो उतना लिखो। तो अक्षरों के महत्व के बारे में आप जितना जानते हैं उतना लिखना है और अक्षरों के साथ साथ ध्वनि के बारे में आप कितना जानते हैं ये भी हमें लिखना है। तो अक्षरों के महत्व के बाद ध्वनि के बारे में जानना है, तो ये लिखना है हमें। क्या लिखेंगे? अक्षरों के द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं। अक्षरों के द्वारा लिखकर अपने भाव व्यक्त किए जाते हैं और ध्वनियों द्वारा बोल करके। क्या होता है, जब हम अक्षरों को लिखते हैं तो हमारे भाव व्यक्त होते हैं और ध्वनियाँ जो होती हैं वो बोलकर कोई चीज़ें बोलते हैं तो ध्वनि होती है। अक्षर और ध्वनि भाषा के दोनों रूपों लिखित और मौखिक रूप के मुख्य आधार स्तंभ हैं।
यानी कि लिखित और मौखिक रूप जो है वो भाषा की दो शैलियां हैं। यानी कि हम स्तंभ कह सकते हैं, पिलर को। अक्षरों के बिना लिखा नहीं जा सकता, कल्पना नहीं, बोलने की कल्पना नहीं की जा सकती। कान से सुनी हुई ध्वनि कहलाती है, जो हमें सुनाई देता है दैनिक जीवन में। जो हम किसी से बात करते हैं तो जब कोई हमारे बीच में जब बातचीत हो रही होती है, वो हमारी बात सुनता है, हम उसकी बात सुनते हैं, तो उसमें जो आवाजें निकलती हैं उनको हम ध्वनि कहते हैं। निभाषा की सार्थक ध्वनियों के उच्चारण द्वारा हम अपना भाव व्यक्त करते हैं, इसलिए अक्षरों के समान ही ध्वनियां महत्वपूर्ण हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देख लेते हैं। मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है, इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। और इसको छात्र स्वयं करेंगे, इसमें लिखा हुआ है। तो मौखिक जीवन का बच्चों ये महत्व है कि जैसे हम किसी से बातचीत करते हैं, तो बातचीत जब कर रहे होते हैं तो मौखिकता वहाँ पर ये आ जाती है कि उसमें हम ना तो किसी से कुछ पढ़ते होते हैं, जैसे पढ़ करके ना तो किसी से बोलते हैं, ना कहीं देख करके बोलते हैं। हम केवल अपने जो हमारे अंदर विचार आ रहे होते हैं, मौखिक भाषा। तो मौखिक भाषा का जीवन के अंदर यही महत्व है कि जब हम मुंह से किसी चीज को बोलते हैं और उसमें हम अपने भावों को व्यक्त करते हैं, तो वही मौखिक भाषा है। तो इसका जीवन में ये महत्व है कि हमारे अंदर जो भी भाव हैं वो हम एक दूसरे को जो है आसानी से पहुंचा सकते हैं। और उन महत्वों को हम जो है क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मौखिक भाषा है, तो उसमें ना तो हमें किसी से लिख करके बातचीत करनी है और ना ही जो है किसी को कुछ जो है किसी अन्य प्रकार से बातचीत करनी है। हम केवल और केवल उसमें जो है बोल करके बातचीत करेंगे। और जो बोलने वाली जो बातचीत होती है, मौखिक जो बातचीत होती है, वो सबसे अच्छी होती है कि उसमें जो है हमारे अंदर जो भी विचार आते हैं, चाहे हम गुस्से में किसी से कुछ कहें या हंसी में कहें या कैसे भी कहें, तो जो है वो मौखिक भाषा का हमारे जीवन के अंदर यही महत्व है कि हमें मौखिक भाषा में किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमारे अंदर जो भी विचार होते हैं उन विचारों को हम अच्छे से आदान प्रदान कर सकते हैं। तो इसका आप आंसर ही लिख सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कुछ और इसका आंसर हो सकता है, कुछ और भी इसमें ऐड करना चाहें, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा होता है। जब क्या होता है, जब कोई रिसर्च करता है, किसी की खोज, साइंटिस्ट किसी की खोज करता है, सर्च करता है किसी को, तो किसी न किसी वैज्ञानिक का जो नाम होता है वो जुड़ा होता है। लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं होता है। क्यों, पता करो और शिक्षक को बताओ। उत्तर इसका क्या होगा? यह सत्य है कि हर वस्तु के आविष्कार में किसी न किसी वैज्ञानिक का योगदान रहता है, लेकिन अक्षरों की खोज किसी व्यक्ति विशेष की देन नहीं है। ये मानव जाति के सम्मिलित प्रयास का फल है। अक्षरों का विकास अनेक वर्षों प्रयास एवं अभ्यास के फलस्वरूप हुआ। इसको किसी व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ वैज्ञानिक का नाम नहीं जुड़ पाया। अब क्या हुआ कि जो इसमें बताया गया कि अक्षरों का जो विकास हुआ है वो अनेक वर्षों के प्रयास और अभ्यास के फलस्वरूप हुआ है। इसका जो है किसी व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया। ये तो जो है मनुष्य एक दूसरे से सुन करके, बोल करके, इशारे करके, संकेत करके इससे इसका विकास हुआ है। तो उसमें किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं है। इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जाता है, इसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। क्या होता है कि एक भाषा होती है, उसकी लिपि होती है। जैसे हिंदी हम लिखते हैं तो हिंदी की लिपि जो है वो देवनागरी है, और उसी तरह जो है कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जाता है। नीचे एक ही बात को अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। इन्हें ध्यान से देखो, इनमें दिए गए वर्गों की मदद से नया शब्द बनाने की कोशिश करो। अब जैसे वह कितना सुंदर दृश्य है, वह कितना सुंदर दृश्य है, तो उसको हम हिंदी में, ये हिंदी में है, तेलुगु में इस तरह से हो जाएगा, बंगला में इस तरह से हो जाएगा, और तमिल में इस तरह से हो जाएगा, उर्दू में इस तरह से हो जाएगा, उड़िया में इस तरह से हो जाएगा। और इसका अर्थ क्या होगा हिंदी में? वो यही होगा, वह कितना सुंदर दृश्य है। तो अनेक भाषाओं में एक इसी सेंटेंस को कितनी भाषाओं में लिख सकते हैं हम। अब है क्वेश्चन, अनुमान और कल्पना के आधार पर, शीर्षक के आधार पर, अनुमान और कल्पना के आधार पर जो प्रश्न उनको हम कर लेते हैं। प्रश्न 1 है इसका, पुराने जमाने में लोग ये क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की थी? अनुमान लगाओ और बताओ। तो आपको ये बताना है कि पुराने जमाने में लोग ऐसा क्यों सोचते थे कि जो भाषा है और अक्षर है, अक्षर और भाषा की शुरुआत जो है वो ईश्वर ने की थी, यानी कि खोज जो है वो ईश्वर ने की थी, ऐसा लोग क्यों मानते हैं? तो उसका हमें अनुमान लगाना है, बताना है। तो उसका उत्तर ये हो जाएगा, पुराने जमाने के लोग नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है।
जो पुराने ज़माने के लोग थे वो नहीं जानते थे कि अक्षरों की खोज किसने की है। उनका ज्ञान सीमित था, उनकी ईश्वर के प्रति निष्ठा अधिक थी। उन्हें ये भी अनुमान नहीं रहा होगा कि अक्षरों की खोज मानव भी कर सकता है। को ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते थे। पुराने ज़माने के लोगों का विचार रहा होगा कि मानव इतना ज्ञानवान नहीं हो सकता कि वह अक्षरों की खोज कर सकता है, इसलिए वे सोचते होंगे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी। तो इसका ये आंसर हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य जीवन के गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में जो है वो अक्षरों के साथ साथ जो है गीत, नृत्य और खेलों का भी महत्व रहा है। कक्षा में समूह में बातचीत करके उनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। तो इसका उत्तर हमने ये लिखा हुआ है, जीवन में गीत, नृत्य और खेलों का भी बहुत महत्व है। गीत, नृत्य हमारा सांस्कृतिक विकास करते हैं। संगीत में 3 विद्याएं शामिल हैं, गायन, ताल, सुर और नृत्य। संगीत को श्रेष्ठ कलाओं में रखा गया है। इसी प्रकार खेल कूद को भी मानवीय विकास में महत्वपूर्ण माना गया है। इनकी मदद से हम अभिव्यक्ति की पूर्णता देते हैं। खेलों में हम स्वस्थ रहते हैं और हमारा शारीरिक विकास और मानसिक विकास होता है। खेल हमें सहयोग, एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व आदि गुणों को विकास करते हैं। खेल जो है हमारे जीवन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अक्षरों का महत्व हमारे जीवन के अंदर है, उसी प्रकार से गीत है, नृत्य, संस्कृति आदि जो है सांस्कृतिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनका ये विकास करते हैं। सांस्कृतिक जीवन में ये विकासशील होते हैं। और संगीत में जो है कई विद्याएं भी शामिल होती हैं, जैसे गायन है, ताल है, सुर है, नृत्य है। और इसी प्रकार से खेल कूद पे भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, जैसे कि एकजुटता, सहनशीलता, नेतृत्व आदि विकास करते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न 3, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती? उत्तर इसका क्या आएगा? अगर हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता तो आज भी हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया में भटकते, भावों विचारों को लिखकर व्यक्त न कर पाते, तब हम अपना ज्ञान अगली पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और हमारा पूर्ण विकास नहीं हो पाता। हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां तक आज है। भाषा के भावों को व्यक्त करने का साधन है। भाषा जो है वो भावों को व्यक्त करने का साधन है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आंसर यही होगा कि अगर हमारे पास अक्षर ना होते, भाषा ना होती तो क्या होता? तो ये होता कि हमें अक्षरों का ज्ञान ना होता। तो जब अक्षरों का ज्ञान ना होता तो हम जो है पहले हजारों वर्ष पहले वाली दुनिया जो थी उसमें भटकते रहते और भावों को लिख करके ना बोल करके हम विचार प्रकट नहीं कर पाते और जो है विकास भी हमारा नहीं हो पाता और हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। उसके बाद है उत्तर खा, अगर भाषा नहीं होती तो क्या होता? हम अपने विचारों को ना बोलकर ना लिखकर एक दूसरे तक प्रकट कर पाते, हमारा सामाजिक दायरा बढ़ नहीं पाता और अलगाव बना रहता। जैसे पशु साथ रहकर भी अलग रहते हैं, वैसी स्थिति मनुष्य की भी होती। तो ये होता अगर भाषा और अक्षरों का ज्ञान हमारे जीवन के अंदर नहीं होता, हमारे पास ना अक्षर होते ना भाषा होती, तो ये वाला हमें इन स्टेप से गुजरना पड़ता। अब है भाषा की बात। भाषा की बात शीर्षक है प्रश्न 1, अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो, यह जोड़ने से बना है, जोड़ने से बना है, जोड़ने से बना है। इसे उपसर्ग कहते हैं। इन उपसर्गों को अलग अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझो। क्या होता है कि अनादिकाल में कुछ रेखांकित शब्द हैं। शब्द का अर्थ है जिसका कोई शुरुआत होगा। जैसे अनादिकाल है तो अनादिकाल में इसका अर्थ क्या होगा? अनादिकाल रेखांकित शब्द है तो अंडरलाइन से अनादिकाल को अंडरलाइन कर लेना जो, और प्रिंटिंग मिस्टेक से अंडरलाइन नहीं हो पाया है ये। तो जिसकी शुरुआत जो है वो आदि ना हो, यानी कि अनादि का मतलब है जिसकी शुरुआत या आदि ना हो। ये शब्द मूल शब्द के शुरू में को जोड़ने से बना है, इसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे अनादि में क्या है? उपसर्ग है। तो इसमें क्या उपसर्ग है? इसमें जो है अब क्या है कि उपसर्ग लगाना है। जैसे उपसर्ग है, इसमें इन उपसर्गों को अलग अलग करके मूल शब्दों को लिख करके उनका अर्थ बताना है। जैसे अनादिकाल में क्या है? ना आदि अनादि, ठीक है। उसके बाद है काल, काल तो अलग है। अनादि में जो है ना आदि अनादि, तो इसमें क्या है? अना उपसर्ग पूर्वक आदि शब्द है, तो इसको आपको अना जो है उपसर्ग हो गया इसमें और आदि जो है वो शब्द है। तो असफल है, असफल में क्या है? आ उपसर्ग है और सफल है। इसी तरह से अदृश्य में आ उपसर्ग है और दृश्य, आ उपसर्ग हो गया, इसमें भी आ उपसर्ग हो गया,
इसमें भी आ उपसर्ग हो गया, इसमें भी आ उपसर्ग हो गया, इसमें भी आ उपसर्ग हो गया। इस तरह से क्या है, इन सब में जो है आ उपसर्ग है। जैसे कि असफल में आ उपसर्ग हो गया, अदृश्य में आ उपसर्ग हो गया, अनुसूचित में अनुपसर्ग हो गया, अनावश्यक में अनुपसर्ग हो गया, अपरिचित में अनुपसर्ग हो गया, अनिक्षा में जो है अनुपसर्ग हो गया। उसी तरह से सफल, सफल का मीनिंग होता है कामयाब, दृश्य का मीनिंग होता है जो दिखाई नहीं देता हो, उचित का मीनिंग होता है ठीक, आवश्यक का मीनिंग होता है जरूरी, परिचित का मीनिंग होता है जानकर, इच्छा का मीनिंग होता है चाह और अभिलाषा। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वैसे तो संख्याएं संज्ञा होती हैं पर कभी कभी विशेषण का भी काम करती हैं। जैसे नीचे लिखे वाक्य में, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। शुरू कब किया आदमी ने? गांवों को 10,000 साल पहले बसाना शुरू किया था। तो अब क्या है कि इसमें वाक्यों में रेखांकित अंश साल संज्ञा के बारे में विशेष जानकारी दे रहे हैं, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीजों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सके। जैसे 4 संतरे, तो 4 यहाँ पर क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है? संतरों का। 5 बच्चे हैं, 5 क्या है, विशेषण है किसका? बच्चों का। 3 शहर, यहाँ पर 3 जो है वो शहरों का विशेषण है। और इसी तरह से पर यदि किसी चीज को गिना नहीं जा सकता तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा मापतोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल भी किया जाता है। अब है 3 जग पानी, तो यहाँ पर क्या है, 3 जग, तो 3 यहाँ पर विशेषण है, 3 जग पानी, तो 3 जग यहाँ पर जग पानी, जो 3 जग यानी विशेषण हो गया। 1 किलो चीनी, तो 1 किलो यहाँ पर विशेषण। यहाँ रेखांकित हिस्से परिमाणवाचक विशेषण है। अब क्या है यहाँ परिमाणवाचक, ये परिणाम कितना है उसका, परिमाण कहते हैं कि बच्चे जैसे किसी की उसकी मात्रा कितनी है, क्योंकि इनका संबंध मापतोल से है। अब आगे लिखे हुए को पढ़ो, खाली स्थानों बॉक्स में दिए गए मापतोल के उचित शब्द छांट कर लिखो। प्याला, कटोरी, एकड़, मीटर, लीटर, किलो, ट्रक, चम्मच। वे अंडरलाइन शब्द हैं, इनको हमें लिखना है। जैसे 3 खीर, 2 जमीन, 6 कपड़ा, 6 रेत, 2 कॉफी, 5 बाजरा, 1 दूध, 3 तेल। इसका आंसर हमने नीचे लिखा है, 3 कटोरी खीर, 2 एकड़ जमीन, 6 मीटर कपड़ा, 2 कप कॉफी, 1 ट्रक रेत, 5 किलो बाजरा, 1 लीटर दूध और 3 चम्मच तेल। अब क्या है, अगला शीर्षक है कुछ करने को शीर्षक से संबंधित हम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 1 है, अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठी करो जो प्रयोग में नहीं रहे। का वाला ऑप्शन देख लेते हैं। का उत्तर होगा, जो प्रयोग में नहीं है वो है कथा, और ये झा और यहाँ, ये प्रयोग में अब नहीं है। अब है सेकंड वाले का, प्रचलित शब्द अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। नए अक्षर अब प्रयोग में हैं, आ, छ, ख, ला। ठीक है, जो प्रयोग में अब है वो है आ है, झा है, खा है और ला है। अब इसका ये रूप बन गया। नए अक्षर प्रयोग होगा वो इस तरह से होते हैं। पहले ये अलग प्रयोग था इनका, वो इस तरह अब नहीं है। ये शब्द जो है संस्कृत में प्रयोग होते हैं और ये शब्द जो है वो अब हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं, पहले ऐसा नहीं था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि प्रश्न 2, लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों भी चर्चा करो। तो लिखित और मौखिक में क्या हानि है, क्या लाभ है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। लिखित भाषा स्थायी रूप है, इससे ज्ञान विज्ञान सुरक्षित रहता है। इसके द्वारा हम जो कहते हैं या करते हैं उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। लिखित भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। लिखित भाषा लंबे समय तक सुरक्षित रहती है, इसके माध्यम से इतिहास का पता चलता है। इसी भाषा के चलते ज्ञान का अथाह भंडार संचित और प्रसारित होता है। लिखित भाषा हमारे जीवन को सभ्य, नियमित और अनुशासित करने में सहायक होती है। मौखिक भाषा सहज है, यह भाषा का मूल रूप है। मौखिक भाषा का रिकॉर्ड नहीं रखा जा सकता और ना ही इसके एक पीढ़ी के द्वारा हम प्राप्त किए गए ज्ञान को दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए मौखिक भाषा का क्षेत्र सीमित होता है, यह सिर्फ 2 व्यक्ति के बीच संवाद कर सकती है। नहीं, मौखिक भाषा का जो क्षेत्र है वो सीमित होता है, केवल 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में आपस में संवाद कर सकती है, तो बीच संवाद हो सकता है इसमें। लेकिन लिखित भाषा का जो रूप होता है वो बहुत ही स्थायी भी होता है और काफ़ी सीमित, कहते हैं उसको, काफ़ी बड़ा होता है और उसको हम रिकॉर्ड के रूप में रख भी सकते हैं। लेकिन मौखिक भाषा का कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है। अक्षर ध्वनियों, स्वरों, व्यंजनों के प्रतीक होते हैं।
उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बंगला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षर के लिए उनकी ध्वनि निर्धारित है। कुछ चित्रों में भी संकेत व्यक्त होते हैं। नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उनसे क्या संकेत व्यक्त होते हैं बताओ। तो संकेत क्या है इसके, जैसे का है, खा है, गा है और घा है। तो इसके संकेत का जो मैंने आंसर लिखा है वो ये है। पहला चित्र आगे स्कूल होने का संकेत देता है। दूसरा चित्र जो है वृत्त सर्किल के बाईं ओर जाने का संकेत देता है। तीसरा चित्र जो है वो सड़क दाईं ओर घूम रही है ऐसा बताता है। और चौथा चित्र जो है सड़क बाईं ओर घूम रही है ऐसा बताता है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। अपने आसपास किसी मूक बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपने अनुभव लिखो। तो ये आपको ब्लाइंड जो स्कूल में जाना पड़ेगा और ये भी आपकी एक एक्टिविटी है, इसे आप कर सकते हैं। तो ब्लाइंड स्कूल में जाकर के आपके आसपास कोई ब्लाइंड रहता है उसके बारे में समय बिताना है, आपको उसके बारे में जानना है और आपने उससे क्या सीखा, आपको क्या अनुभव मिला, आपको ये लिखना है। तो आप इसे स्वयं कर सकते हैं बच्चों। तो बच्चों ये थे आज के प्रश्नोत्तर, जो अक्षरों का महत्व पाठ के प्रश्नोत्तर थे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने इस वीडियो में आपको लग रहा है कुछ सर से कुछ सर और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और इसमें मैं क्या क्या और अच्छा करूं, और साथ में जो है वीडियो को लाइक करें। अभी तक आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उसमें वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।